हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए एमपी बोर्ड का जो बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है 10 तारीख को, तो देखिए इसमें यदि आप इन 2 अंकों वाले क्वेश्चनों को तैयार करके जाते हैं तो डेफिनेट रूप से आप एक अच्छा स्कोर पेपर में कर सकते हैं। और इसके पहले देखिए हमने 2 अंकों वाले प्रश्न की एक और वीडियो प्रोवाइड करा दी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप उसको भी प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, टेपिडम के 2 कार्य लिखिए। देखिए टेपिडम के 2 कार्य आपको बताना है। टेपिडम आपको पता होना चाहिए कि यह पुंकेसर के अंदर पाई जाने वाली मुख्य रूप से संरचना होती है। तो देखिए टेपिडम के कार्य क्या होते हैं। पहला कार्य क्या होता है कि यह वृद्धिशील बीजाणु जनन कोशिकाओं तथा बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण उपलब्ध कराता है। टेपिडम का मुख्य कार्य क्या होता है कि जो वृद्धिशील बीजाणु जनन होते हैं इनकी कोशिकाओं को तथा जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है इनको पोषण उपलब्ध कराना, यह प्रमुख कार्य होता है किसका, टेपिडम का। अगला प्रमुख कार्य क्या होता है कि यह एंजाइम एवं हार्मोन का स्त्रवण करता है। टेपिडम जो होता है यह एंजाइम्स का भी तथा साथ ही साथ हार्मोन्सों का भी स्त्रावण करता है या सिक्रेशन करता है, जो कि पराग कणों में प्रारंभिक वृद्धि के लिए संग्रहित होते हैं। और ये परागो कणों की या पोलन ग्रेन्स की जो प्रारंभिक वृद्धि होती है, प्राइमरी ग्रोथ होती है, उसके लिए ये क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। तो ये 2 प्रमुख कार्य याद रखने हैं। टेपिडम के 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अनिषेक फलन तथा अनिषेक जनन को परिभाषित करना है। तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी। देखिए पार्थिनोकार्पी या अनिषेक जनन, अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है। अनिषेक फलन का मतलब होता है कि बिना निषेचन के ही जो अंडाशय है उसका फल में परिवर्तित हो जाना, यानी बिना निषेचन के यदि अंडाशय फल में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, केला और अंगूर। क्या होता है कि इन पौधों में जो पुष्प होते हैं वो झुके हुए होते हैं, जिसमें निषेचन के साथ ही परागण एक साथ हो जाता है। तो इस प्रकार इनमें क्या होता है कि बिना निषेचन के ही जो अंडाशय होते हैं वो फल में विकसित हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि यदि बिना निषेचन के ही अंडाशय यदि फल में विकसित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है केला और अंगूर, ये 2 बढ़िया एग्जाम्पल हैं। अगला है कि अनिषेक जनन, या इसको हम इंग्लिश के अंदर पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए इसका इंग्लिश का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पे कि आपको पेपर में कभी कभी क्या होता है कि हिंदी वर्ड ना दे करके आपको ऐसा पूछ सकता है कि पार्थिनोजेनेसिस, इसलिए आपको यदि कोई हिंदी वर्ड है तो उसका इंग्लिश में नाम भी उसका पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में बायोलॉजी में कभी कभी होता है कि आपको हिंदी वर्ड ना दे करके लिख देगा कि पार्थिनोजेनेसिस क्या है समझाइए, तो आपको दोनों में पता होना चाहिए। तो पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन क्या होता है, तो देखिए यह प्रजनन की वह विधि है जिसमें अंड तथा मादा युग्मक जो है वो बिना निषेचन के ही भ्रूण में बदल जाता है। इस क्रिया को ही हम अनिषेक जनन कहते हैं। देखिए यदि अनिषेक जनन की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि यह भी बेसिकली प्रजनन की ही एक विधि है, और इसमें जो अंड कोशिका होती है या जो मादा युग्मक होते हैं ये बिना निषेचन के ही किस में बदल जाते हैं, भ्रूण में बदल जाते हैं। और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। यदि हम बात करें अनिषेक जनन के एग्जाम्पल की, तो देखिए जो यूलोथ्रिक्स होता है, इसके अलावा स्पायरोगायरा जो कि एक क्या है, एल्गी है या शैवाल है, इसके अलावा सोलेनेसी तथा कंपोजिटी कुल के जो पौधे होते हैं इनकी कुछ जातियों में इस विधि के द्वारा प्रजनन देखने को मिलता है। तो आपको इसके एग्जाम्पल कई सारे याद रखने हैं, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगायरा तथा सोलेनेसी एवं कंपोजिटी कुल की कई सारी जातियां, ये सभी के सभी एग्जाम्पल है किसके, पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन के। इसमें क्या होता है कि बिना निषेचन के ही जो अंड या मादा युग्मक होता है वो भ्रूण में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भ्रूणपोष क्या है, यानी एंडोस्पर्म क्या होते हैं तथा इनके कार्यों को लिखना है। तो सबसे पहले तो देखिए जो भ्रूणपोष होते हैं या एंडोस्पर्म होते हैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि कुछ पौधों के बीजों में खाद्य संग्रह करने के लिए, यानी जो पौधे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो सीड होती है या बीज होती है उनमें फूड स्टोर करने के लिए, यानी खाद्य संग्रह करने के लिए एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे ही हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहते हैं। तो भ्रूणपोष से आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो भ्रूणपोष होता है इसकी जो सूत्र गुणिता होती है, यानी गुणसूत्र का जो स्तर होता है वो हमेशा त्रिगुणित होता है, यानी ट्रिप्लॉइड होता है। आपको क्या याद रखना है कि जो भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता होती है वो भी ट्रिप्लॉइड या त्रिगुणित होती है।
तो देखिए कुछ पौधों में बीजों को संग्रह करने के लिए एक विशेष प्रकार की क्या होती है, रचना पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। बीजों के अंदर किसी भी पौधे में यदि बीजों के अंदर खाद्य संग्रह करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। अब देखिए यहां पे भ्रूणपोष के कार्यों को देखते हैं। तो देखिए भ्रूणपोष के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला कार्य क्या है कि जो भ्रूणकोष है, इसके आसपास की जो बीजांडकाय की जो कोशिका होती है विभाजित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। जैसे नींबू और संतरा में क्या होता है, जो भ्रूणकोष के आसपास की कोशिकाएं हैं या बीजांडकाय की जो कोशिका है वो विभाजित होकर भ्रूणकोष में परिवर्तित हो जाती है। किसके कारण, भ्रूणपोष के कारण। तो भ्रूणपोष का ही पहला काम क्या है कि इसके कारण जो भ्रूणकोष के आसपास की कोशिकाएं होती है वो विभाजित होकर के भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है, जैसे नींबू और संतरा में। इसके बाद देखिए अगला कार्य क्या है कि भ्रूणकोष की जो अंड कोशिका होती है उसके अलावा अन्य कोशिका जो है भ्रूण का विकास करने लगती है। यानी भ्रूणपोष के कारण ही जो भ्रूणकोष की कोशिका होती है ये अंड कोशिका के अलावा भी अन्य कोशिका जो है इसकी भ्रूण का विकास करने लगती है। तो ये भ्रूणपोष के दो प्रमुख कार्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिक संलयन। देखिए यहां पे त्रिक संलयन हो गया, इसको हम त्रिसंलयन भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने तो यहां पे त्रिक संलयन बताया था लेकिन त्रिसंलयन है, तो ये त्रिसंलयन ही है दोस्तों। तो त्रिक संलयन या त्रिसंलयन वही है। त्रिक संलयन की जगह आप यहां पे त्रिसंलयन भी लिख सकते हैं। तो त्रिसंलयन जो है और सही यहां पे माना जाएगा। तो देखिए त्रिसंलयन या इसको इंग्लिश के अंदर हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फिजन। तो ट्रिपल फिजन से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए यदि हम बात करते हैं त्रिक संलयन की या ट्रिपल फिजन की, तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो द्वितीयक केंद्रक होता है, द्वितीयक केंद्रक या जिसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव केंद्रक। आपने भ्रूणकोष की संरचना पढ़ी है तो उसमें आप लोगों ने देखा है ना कि बीच में जो दो केंद्रक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, या उसको हम ध्रुव केंद्रक कहते हैं, वही क्या कहलाते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहलाते हैं। तो जब द्वितीयक केंद्रक जो है दूसरे नर युग्मक के साथ मिलता है तब यह एक त्रिगुणित संरचना यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का संलयन ही क्या कहलाता है, त्रिसंलयन कहलाता है या ट्रिपल फिजन कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिक संलयन। जब द्वितीयक केंद्रक, देखिए हमने आपको क्या बताया था कि भ्रूणकोष के अंदर एक तो अंड कोशिका होती है, तो अंड कोशिका जब पहले नर युग्मक से मिलती है इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जो बीच में भ्रूणकोष के जो द्वितीयक केंद्रक होता है जिसको कि हम ध्रुव केंद्रक कहते हैं, ध्रुव केंद्रक ही द्वितीयक केंद्रक कहला जाता है। तो वो द्वितीयक केंद्रक जब दूसरे नर युग्मक के साथ मिलता है इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक त्रिगुणित संरचना बनती है। इस प्रकार आपस में तीन युग्मकों के संलयन होने की जो क्रिया ही होती है यही त्रिसंलयन कहलाती है। तो मुख्य रूप से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो आपस में तीन युग्मक संलयित होते हैं इसी कारण इसको हम त्रिसंलयन कहते हैं। आप यहां पे देख भी सकते हैं कि दूसरा नर युग्मक ये कैसा है, ये यहां पे आपको मुख्य रूप से पता है कि अगुणित है। इसके बाद जो द्वितीयक केंद्रक है इसमें तो चूंकि दो केंद्रक हैं इसलिए इसकी सूत्र गुणिता क्या है, 2n है, मतलब द्विगुणित है। और जब ये त्रिसंलयन होगा आपस में तो यहां पे क्या बनता है, एक संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट में इसको हम कहते हैं PEN। और ये संरचना कैसी होती है, त्रिगुणित बनती है, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है ये कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि अपयुग्मन, अपस्थानिक भ्रूणता और अपबीजाणुता को परिभाषित कीजिए। देखिए यहां पे क्वेश्चन 5 में आपको तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है अपयुग्मन, दूसरा है अपस्थानिक भ्रूणता और तीसरा है अपबीजाणुता। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो देखिए पहला क्या है, अपयुग्मन। अपयुग्मन या इसको हम कहते हैं एपोगैमी। एपोगैमी क्या होती है, देखिए इस विधि में जो भ्रूण होता है इसका विकास जो है यह अंडकोश से छोड़ करके युग्मकोद विधि की किसी भी कोशिका से होता है। और इस प्रकार से उत्पन्न बीजाणु जो होते हैं या भ्रूण होते हैं ये बीजाणु विधि के रूप में वृद्धि करते हैं। आपको अपयुग्मन का पता होना चाहिए क्या, कि इस विधि में क्या होता है कि जो भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास जो है वह अंडकोश से छोड़ करके यानी अंड कोशिका को छोड़ करके नर युग्मकोद विधि की कोई भी कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो नर युग्मकोद विधि का विकास जो है अंड कोशिका को छोड़ करके यदि किसी भी युग्मकोद विधि की कोशिका से विकास हो जाता है भ्रूण का, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपयुग्मन या एपोगैमी कहते हैं। और इस प्रकार से उत्पन्न जो भ्रूण होते हैं ये प्रायः बीजाणु विधि के रूप में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था कि अपस्थानिक भ्रूणता।
अपस्थानिक भ्रूणता का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूण का विकास जो है सीधे बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिका से उत्पन्न होता है। यानी भ्रूण का निर्माण जो है सीधे बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाओं से यदि हो जाता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। किससे विकास हो जाए, कुछ पादपों में क्या होता है जो भ्रूण होता है वो सीधे बीजांडकाय यानी न्यूसेलस और अध्यावरण या इंटोगमेंट की कोशिकाओं से ही उत्पन्न हो जाते हैं, तो अपस्थानिक भ्रूणता इसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, नींबू। नींबू में आपको स्पष्ट रूप से अपस्थानिक भ्रूणता देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अपबीजाणुता किसे कहते हैं। अपबीजाणुता देखिए क्या होती है कि जब द्विगुणित बीजांडकाय या किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाए। कोई भी डिप्लॉइड यानी कोई भी द्विगुणित बीजांडकाय से यदि किसी अन्य कोशिका से, जब द्विगुणित बीजांडकाय से या किसी भी अन्य कोशिका से यदि द्विगुणित ही भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, अपबीजाणुता कहते हैं। यानी द्विगुणित बीजांडकाय या किसी कोशिका से द्विगुणित ही भ्रूण कोश यदि उत्पन्न हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम अपबीजाणुता कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल है आम तथा संतरा। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं क्योंकि अपबीजाणुता के ये दोनों ही बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। तो यहां पे दोस्तों इंपॉर्टेंट जो 5 क्वेश्चन कराए गए हैं आज की वीडियो में, इसको आपको तैयार करना है और ऐसे ही आपको 2 अंक वाले कई सारे वीडियो आपको आगे भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।